तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं है। जी हां, अब बड़ा मंसूबा तैयार किया गया है आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने को लेकर, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आर एस पठानिया जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम इस तमाम हालात को समझने की कोशिश करेंगे। सॉलिसिटर इकबाल ताहिर है जो स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले धीमान जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उससे बहुत अच्छे से आप समझते हैं, बहुत करीब से आपने तमाम चीजों को देखा है। नया साल शुरू होते, क्योंकि साल 2023 में हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर और खासतौर से जम्मू में कई आतंकी घटनाएं हुई। धीमान जी, अब क्या लग रहा है, जिस तरह की दिल्ली में मीटिंग हुई है, जितने हाई लेवल के अफसरान थे सबको इसमें बुलाया गया, यहां तक कि एलजी भी शामिल थे, डीजीपी भी इस मीटिंग में मौजूद थे, अमित शाह खुद इस मीटिंग में मौजूद थी, उन्हीं की सरपरस्ती में ये बैठक हुई है। एनआईए के चीफ इसमें मौजूद थे और आर्मी चीफ भी इसमें मौजूद थे। इस बैठक को किस तरह से देखा जाए? क्या अब 2023 में जो गलतियां हुई थी उन्हें 2024 में सरकार दोहराना नहीं चाह रही है? देखिए, जहां तक इस बैठक का सवाल है, ये में एक अगला कदम है। मैं ये मानता हूं कि जो हमारी इंसर्जेंसी का इतिहास है, स्पेशली जो अभी रजौरी पुंछ में शुरू हुआ है, इसके कारण है। एक कारण तो चाइना के ऊपर जो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट वो यहां से निकाल के दी है, एक वो कारण है। प्लस पाकिस्तान में जो इलेक्शन है 8 फरवरी को, उसकी वजह से ये जो अब गतिविधियां तेज हुई हैं उसकी वजह से हुई हैं। क्योंकि जो आतंकवादी है या अटैकर है वो डिफेंडर से हमेशा एक कदम आगे रहता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। हमने यहाँ स्ट्रैटेजी भी बदलते देखी है और उसके साथ में शिफ्ट होते भी देखा है फ्रॉम वैली टू रजौरी पुंछ एरिया। और मैंने आज से पहले भी बताया कि एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स था जो सिनर्जाइज करता था सारे ऑपरेशंस को, चाहे वो सेना का हो, पुलिस का हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, कोई भी हो। परंतु वो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स, जब मैं खुद पोस्टेड था वैली के अंदर 3 बार इंसर्जेंसी ग्रेड में, चौथी बार मैं यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑपरेशन ग्रुप जो इंडिया पाकिस्तान का गुपकार रोड पे है उसमें था, तो मैंने देखा था वो जो उस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे जो भी उनके मुद्दे रहे होंगे, वो इस हेडक्वार्टर को फंक्शन नहीं करने देते थे। एज रिजल्ट हमारे को वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे जो मिलने चाहिए एज पर द एफर्ट डिप्लॉयड। तो अभी क्या है कि जो कमान है 370 जाने के बाद वो सारी की सारी एमएचए में आई है और सारा यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन हो रहा है। सारी एजेंसियां एक समन्वय के साथ मिलकर के काम कर रही हैं। और धीमान जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। धीमान जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि किस तरह की तैयारियां की जा रही है आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अब चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह चैलेंज कितना बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान चुनाव से फोकस हटाने के लिए एक तरह से इस तरह की जो नापाक हरकतें हैं वो भी करने की कोशिश करेगा। कितना बड़ा यह चैलेंज होगा? बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आपको याद हो तो ये सरगर्मियां शुरू हुई थी जनवरी 2023 में, जब पहले हमारे पास पहला केस हुआ था डांगरी के अंदर, फिर भट्टा हुआ, फिर कांडी हुआ, फिर ये अपने होते रहे छुटपुट इंसिडेंट्स मुगल रोड के ऊपर। अभी दिसंबर के महीने में आईएसआई और पाकिस्तान ने मिलकर ये बनाया है कि किसी तरीके से सरगर्मियां तेज करिए, क्योंकि चुनाव हिंदुस्तान में भी हैं। तो मोदी जी उस चुनाव के लिए आने में शायद जोश में आके कोई बालाकोट या उड़ी जैसी स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, जो करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त 250 आतंकवादी सरहद के पार लॉन्च पैड्स पे इंतजार कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसी हरकत करते हैं तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उनको एक मुद्दा मिल जाएगा इंडिया के अगेंस्ट बात करने का। तो उसकी वजह से ये कर रहा है। और जहां तक इस पर्टिकुलर मीटिंग का सवाल है, ये उस मीटिंग में एक अगली कड़ी है। ये यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स के भी ऊपर जाके नेक्स्ट स्टेप पे आकर के जो अमित शाह ने जो फैसला लिया है कि इसको हमने जड़ से खात्मा करना है, तो उसके लिए ये मीटिंग करी गई है। और शायद मेरे ख्याल में अच्छे कदम भी निकलेंगे। परंतु मेरी सजेशन यहाँ पे ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड बढ़ाने के बजाय आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सुदृढ़ करिए, ताकि इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके बंदों को पकड़े जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, जो हवाला से मनी ट्रांसफर करते हैं या ड्रग्स का काम करते हैं या पत्थरमारों को इकट्ठा करते हैं, उनको पकड़ के एलिमिनेट करिए। जो हमारी एजेंसीज लाइक एनआईए है, एसआईए है, आईबी है, ये सब बड़े बिल्कुल। यानी अब कहीं पर
कमी ना रह जाए, क्योंकि आतंकवाद जहां पर कमी रह जाती है आतंकवादी और हमारे जो दुश्मन है उसका फायदा उठा लेते हैं। तो ऐसे में कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात धीमान जी ने कही है कि जहां पर कमी है उस पर एक तरह से फोकस करने की जरूरत है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जावेद बेग जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जावेद बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जेकेएलएच प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। मैं सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल ताहिर जी, 2023 में हमारा काफी जानी और माली नुकसान हुआ है आतंकवाद की वजह से। पीडीपी और आप लोग हमेशा इस बात को फोकस करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, टेबल पर आना चाहिए। आखिर दुश्मन के लिए, जो हमारे लिए जान और माल का खतरा हमेशा बना रहता है, उसके लिए इतना सॉफ्ट लाइन लेकर आप आखिर क्यों चलते हैं या कब तक चलते रहेंगे? देखिए, जब से ये सरकार बनी है जी, तब से इन्होंने हमेशा सिक्योरिटी का जो इशू है और टेररिज्म का जो इशू है, इसको एक इलेक्शन प्लान बनाया है और इसके नाम पे वोट्स बटोरे हैं। लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हैं, ना यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई है और ना टेररिज्म को ये खत्म कर पाए हैं। सिर्फ इन्होंने दावे किए हैं। हर बार कोई इंसिडेंट होता है, हर बार सिविलियन किलिंग होती है, हर बार हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, तो ये दावा किया जाता है बस अब सिक्योरिटी टाइट की जाएगी, अब सख्ती की जाएगी, और यूं हमेशा एक स्टेटमेंट सरकार हमेशा नहीं तो सर, इस सरकार ने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है। नहीं, इस सरकार ने तो पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को मारा है, पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया है। लेकिन कभी भी ये सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की है, अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर जो इन्होंने 2019 में किया या उससे पहले किया या कोई अटैक किया, हिंदुस्तान के बाहर अटैक, सियासत नजर आती है इसमें आपको? उसके नतीजे क्यों नहीं यहाँ पे दिख रहे? यहाँ पे अमन क्यों नहीं है? यहाँ पे मिलिटेंसी उन इलाकों में अब आ गई है, आपको मालूम है, राजौरी पूंछ में भी फैल गई है। तो ये दावा करना कि हमने जी जो यहाँ पे टेररिज्म है उसको खत्म कर दिया, सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर कर दिया, ये बिल्कुल जुमले हैं और हवाबाजी है। हकीकत में जो यहाँ की सिचुएशन आर एस पठानिया जी, देखिए, बिगड़ चुकी है। इसमें भी सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी को, पीडीपी को सियासत नजर आ रही है, और जो आंकड़े उन्होंने रखे हैं कि बयानबाजी खूब हुई कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है पीडीपी को। जी अबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, आपने मुझे मौका दिया अपना व्यू पॉइंट शेयर करने का। जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा और सुरक्षा जी, इसी के साथ साथ जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के विरुद्ध सरकार की रीति और सरकार की नीति है। मैं though that is not a political argument, this is a universally accepted and an acclaimed fact. नहीं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा जो यहाँ पर इकबाल ताहिर जी ने कहा है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे इस मुद्दे को उठाया जाता है। इसका तो जवाब दीजिए कम से कम। जी, मैं उसी पे कह रहा हूं कि पिछले चंद वर्षों में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और acclaimed फैक्ट है कि आतंकवाद में बहुत बड़ी गिरावट जम्मू एंड कश्मीर में आई है। ये हम कभी नहीं कहते कि हमने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के जम्मू कश्मीर से फेंक दिया, क्योंकि इस आतंकवाद का जो हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड 6-7 दशकों से पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं। पाकिस्तान फिर चाइना की मदद से और बाकी भी अपने मित्रों की मदद से जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में कई स्लीपर सेल्स और कई किस्म की एक्टिविटी के अपने ऑपरेशनल चैनल्स पाकिस्तान ने बनाए हैं। लेकिन मेजर सक्सेस जो है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला, पहली बार एक सरकार है जो टॉलरेबल टेररिज्म और इनटॉलरेबल टेररिज्म, टेररिज्म मींस टेररिज्म, टॉलरेबल इनटॉलरेबल कुछ नहीं होता। अब यासिर मलिक देश के प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने नहीं जाएंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा अपना। यहाँ पे आपने देखा होगा अभी 23 आतंकवादी हैं जो किश्तवाड़ जिले के हैं, जिनको नोटिफाई करके अब उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करने का, जिसे कहते हैं, रास्ता वहां के स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया है। आज की जो कल की जो बैठक है अमित शाह जी, सवाल यहाँ पर पठानिया जी, जो सवाल यहाँ पर इकबाल ताहिर ने उठाया है कि साल 2023 जब शुरू हो रहा था तब भी जम्मू रीजन में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। साल 2023 खत्म होते होते भी 21 दिसंबर को जम्मू रीजन में बड़ा आतंकी हमला हुआ। फर्क क्या आया एक साल में? कितना बदलाव आया?
आतंकवाद पर कितना काबू पाया गया? देखिए, ये सवाल उठा रहा है। 70% का डिक्लाइन। आप आंकड़ों को अगर मापें, नंबर ऑफ फॉरेन जो मर्सिनरी आए हैं, उन मर्सिनरी के साथ जो नंबर ऑफ जो ऑपरेशंस हैं, नंबर ऑफ कोलेटरल डैमेज हैं, या नंबर ऑफ सिक्योरिटी और सिविलियन किलिंग्स हैं, देयर इज 70% ड्रॉप। ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, मैंने पहले भी आप में कहा। पीडीपी को, लेकिन पीडीपी को यह नजर नहीं आ रहा है। पीडीपी को दिखता नहीं। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ जिसे कहते हैं वैली के जो नैरो जो माइंडेड जो लोग हैं, उन्होंने उनकी पॉलिटिकल कंफ्यूजन की वजह से ही आतंकवाद को पनपने के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिला। ये 7 दशकों से दिल्ली को बताते रहे, जम्मू कश्मीर को भी बताते रहे, स्पेशल स्टेटस होगा, हमारा अपना कानून होगा, अपना सिस्टम होगा। अरे भाई, तनख्वाह नहीं दे सकता था जम्मू कश्मीर अपने मुलाजमीन की। जम्मू कश्मीर ने 7 दशकों में ये अपना तरक्की की कि 7 दशकों में अपने मुलाजमीन की तनख्वाह देने के लिए जम्मू कश्मीर के पास रिसोर्स नहीं थे। आज सरकार, गवर्नमेंट मींस बिजनेस, और गवर्नमेंट ने साफ और स्पष्ट किया जम्मू कश्मीर लोगों की रक्षा और सुरक्षा। इकबाल ताहिर जी मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है आपके जवाब से। इकबाल ताहिर जी जवाब दीजिए जी। मेरा इनसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी को कहना चाहिए कि भारत सरकार काम करे। हम भारत सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। आपको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और कम से कम हमारे जो सुरक्षा बल है उनको ट्रस्ट करना चाहिए। आपको सरकार के साथ पॉलिटिकल वारा इकबाल ताहिर जी लेकिन जो जहां तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, हमारा मानना ये है उन्होंने जबरदस्त कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने शहादत दी है और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और आज अगर 70% कमी आई है, 70% किलिंग में कमी आई है। अगर बीजेपी का दावा है, और लोकसभा में खुद अमित शाह ने आंकड़े रखे हैं, लोकसभा में अमित शाह ने आंकड़े रखे हैं। आंकड़े मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता। आप आंकड़ों पर तो कैसे सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे? आंकड़ों की बात होते हैं, आपके आंकड़े हमारे आंकड़े हम जमीन की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। बात ये है सिचुएशन को तरीका क्या साहब? आप आंकड़ों की बात जो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सरकार के पास अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देने की वो कैपेसिटी नहीं थी, वो किस वजह से नहीं थी? आप देखिए, हमारे साथ पहले से जो मरकजी सरकारें रही हैं, उन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। हमारा पानी दूसरे मुल्क को दे दिया और पंजाब का पानी यहाँ रखा। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वो सेंट्रल पूल में जा रहे हैं और हमें बिजली नहीं है। हम कहां से बढ़ेंगे? हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? हमारे रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे? आपने 2019 में कहा था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बताइए कौन सी इन्वेस्टमेंट आई? इकबाल साहब, आपके ध्यान में ले आओ। हाँ, बताइए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं? आपकी कौन सा रिक्रूटमेंट हुआ है? महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री थी। बजट स्पीच में असेंबली में मैंने ही कहा था कि जितना ग्रांट एंड एड जम्मू एंड कश्मीर को मिल रहा है वो यूपी से भी ज्यादा है। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार डिस्क्रिमिनेट करता है। उत्तर प्रदेश जो जम्मू एंड कश्मीर से तकरीबन 70-80 गुना ज्यादा बड़ा एक स्टेट है, उससे ज्यादा ग्रांट एंड एड भारत सरकार ने ग्रांट। आप बात कर रहे हो कि जो जम्मू कश्मीर उसकी कैपेसिटी नहीं है, क्यों नहीं कैपेसिटी मिलता था? जम्मू कश्मीर क्यों नहीं दे पाया? सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि कैपेसिटी डेवलप करे। उन्होंने कभी कैपेसिटी डेवलप करने नहीं दी, उन्होंने हमेशा डिपेंडेंट रखा। वो डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। कैपेसिटी इसलिए डेवलप नहीं हो पाई साहब कि आपने आने नहीं दिया किसी को, आपने माहौल बना के रखा। किसी ने नहीं रोका। आपने एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया, उस पॉलिटिकल नैरेटिव में को आने के लिए तैयार नहीं। 370 हटाने के बाद कोई बिजनेस तैयार नहीं हुआ, कोई व्यापारी। देखें, जम्मू एंड कश्मीर एक आईटी हब, जब तक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पे अमन नहीं आएगा, तब तक कौन सी डेवलपमेंट होगी? तब तक कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट तो इसी अमन की बात कर रही है सरकार। इसी अमन के लिए इस पर गौर फिक्र किया जा रहा है, इसी अमन के लिए बैठकें की जा रही हैं, इसी अमन के लिए कहा जा रहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, ताकि लोग अब जम्मू कश्मीर में अमन चाह रहे हैं। लोग जम्मू कश्मीर में अमन चाह रहे हैं कि अब अमन होना चाहिए। बहुत हो गया आतंकवाद, बहुत हो गई किलिंग, बहुत लोग मारे जा चुके, बहुत खून बह चुका है। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। धीमान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धीमान जी, जल्दी से बात करिए जी। मैं ये पॉलिटिकल डायलॉग को सुन रहा था और काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा जी। यहाँ पे इलेक्शन की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है, मगर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सारे पॉलिटिकल क्लास को कि इस चीज को पॉलिटिसाइज मत करिए। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। लड़ाई चल रही है, जब ये लड़ाई खत्म होगी
तो तब आप बैठ के दो दो हाथ कर लेना साथ में। इस वक्त मुद्दा ये है कि ये जो हो रहा है, आपका जवाब दे रहा हूं मैं कि खत्म हुआ नहीं हुआ, आंकड़े कितने हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है जी। इस वक्त चाइना का मुद्दा था, उन्होंने शुरू किया कि हमने 2 फॉर्मेशन को यहां से निकाल के डाला LAC के ऊपर, वो चाहते हैं कि वो वापस जाएं, इसलिए एरिया को डिस्टर्ब किया उन्होंने। पाकिस्तान का मुद्दा था इलेक्शन का, वो चाहते हैं कि मोदी जी इलेक्शन के दबाव में आके कोई बालाकोट जैसे स्ट्राइक करें ताकि उनको उसका फायदा मिले अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो उन चीजों को छोड़िए, टाइमिंग्स की बात है। जहां तक ऑपरेशन की बात है, वैली से लोग भाग चुके हैं, टेररिस्ट भाग चुके हैं, अब वो आया रजौरी पुंछ में, अभी उनको यहां से भी भगाया जाएगा। तो हर ऑपरेशन को स्ट्रेटेजी जब बदली जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो उसमें समय लगता है। जो गलतियां हुई हैं या जो कमियां थी वो अभी सब आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात धीमान जी बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि कश्मीर में तो आतंकवाद में कमी आई है, अब जम्मू में आतंकवाद सर उठा रहा है, उससे भी कुचला जाएगा और उसी के लिए तमाम तैयारी चल रही है। लेकिन बार बार जो बात हम अपने डिबेट में कहते हैं, अपनी चर्चा में कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत उठाकर रख दीजिए, दुश्मन के साथ हम मिलकर खड़े होंगे तभी दुश्मन को हम हरा सकते हैं। मैं जावेद बेग आपके पास आना चाहूंगा। जावेद बेग जी, एक बात आपको याद होगी कि राजनाथ सिंह जी जब जम्मू दौरे पर आए थे उस वक्त भी उन्होंने यह बात कही थी कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए, आतंकवाद खत्म किया जाए, आतंकियों को मारा जाए, दहशतगर्दों को मारा जाए, उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए, जड़ से उखाड़ फेंका जाए, लेकिन जो बेकसूर है उनका नुकसान ना होने पाए। और यही बात अमित शाह जी ने भी कही है, राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही थी कि बेकसूर इसमें एक तरह से मुलव्विस ना होने पाए, बेकसूरों का नुकसान ना होने पाए। अबू हुरैरा साहब शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बल्कि हमारे ऑनरेबल PM साहब ने एक बार नहीं बल्कि कई बार बोला जी, दिल्ली की दूरी के साथ साथ हमें दिलों की दूरियां भी दूर करनी है। और ये उन्होंने लाल किले से और खिताब किनसे किया? जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ साथ पूरे मुल्क की अवाम के साथ। बिल्कुल एक आइडेंटिफाइड दुश्मन है जो आइडिया ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब 30 साल उस दुश्मन ने कश्मीर वादी को तबाह करने में लगा दिए, लेकिन आज के डेट में आप एक बदलाव देख रहे हैं। जो मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं, इन्होंने वो बदलाव शायद नए साल की आमद जिस वक्त थी वो लाल चौक से देखा होगा। दुश्मन ने भी वो बदलाव देखा, लेकिन दुश्मन को बदलाव हजम नहीं हो रहा है। दुश्मन ने 30 साल में कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें उस दुश्मन ने आइडिया ऑफ इंडिया को नुकसान ना पहुंचाया हो। जम्मू कश्मीर के अवाम को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाया। उसमें हमारे जो सुरक्षा बल है, जो हमारी इंडियन आर्मी के नौजवान हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने उठाया। यह हकीकत है। ये जम्मू कश्मीर का ही एक नौजवान आज इस बड़े प्लेटफॉर्म से पूरे कौम को कहना चाहता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जावेद बेग जैसा नौजवान आज खुली फिजा में अगर बात कर पाता है, उसका क्रेडिट यहां जो एक फौजी नौजवान है जो इस वक्त कड़ाके की ठंड में सियाचिन के ग्लेशियर पे है, जो श्रीनगर में इस टाइम -3 चल रहा है या मेरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में -5 चल रहा है, वो इस वक्त कहीं सड़क पे खड़ा होगा। मेरा जो फौजी नौजवान है वो मेरी सुरक्षा के लिए अपनी जवानी, अपना पूरा सुख चैन, अपने अच्छे दिन वहां सड़क पे रहकर गुजारता है। हमें ये बात समझनी है। और अगर वक्त चलते कहीं कोई इक्का दुक्के वाकयात हुए, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा और सलाम करता हूं मैं हमारे फौजियों को। कहीं पे अगर उनसे कोई खता, कोई गलती हुई, उन्होंने हमेशा सर उठाकर उस गलती को एक्सेप्ट किया। इसका तो हम बदला दे ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से हमारे जवान पूरे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, इसका तो हम कोई बदल नहीं दे सकते। उनका शुक्रिया ही सिर्फ अदा किया जा सकता है। उनकी बहादुरी को, उनकी हिम्मत को हम सिर्फ सलाम कर सकते हैं, सैल्यूट कर सकते हैं बस। मैं सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल ताहिर जी, बहुत हो गया जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जानी नुकसान सबका हुआ है, सारे लोग मुतासिर हुए इस आतंकवाद से। क्या नहीं लग रहा है आपको कि अब आतंकवाद खत्म होना चाहिए? और केंद्र सरकार जो चाह रही कि सख्त से सख्त कदम इसके खिलाफ उठाया जाएगा ताकि आतंकवाद खत्म हो, सारे लोग इसमें मुतासिर हुए हैं, सारी पार्टियों के लोग मारे गए हैं, जम्मू कश्मीर
कब तक इसे एक तरह से सहता रहेगा? अब खत्म होना चाहिए। जावेद ताहिर, इकबाल ताहिर जी, देखिए, कौन नहीं चाहता कि यहाँ पे जो आतंकवादी है या जो मिलिटेंसी है वो खत्म क्यों ना हो। हम सब चाहते हैं कि ये खत्म हो, क्योंकि इतना खून बहा है, लोग यतीम हो चुके हैं, औरतों के सर से उनका साया उठा है, नौजवान मारे गए हैं, हमारे फौजी जवानों की शहादत हुई है। तो हर कोई शख्स जम्मू कश्मीर का वो ये चाहता है कि यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे क़याम अमन हो। लेकिन सवाल ये है नहीं, इस पर जब अमन की बात होती है फिर ये कहा जाता है कि बातचीत की जाए। फारूक अब्दुल्ला कभी ये मुद्दा उठाते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापती हैं। देखिए, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आपका अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो। अब वो अमन कैसे अचीव किया जाए उस पे इख्तिलाफ राय हो सकता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि खाली एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन हमारी नजर में ये एक खाली सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये खाली एक लैंड इशू नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल इशू है। और यहाँ पे आप 370 के बाद अब सब खत्म हो गया। 370 के बाद अब बचा क्या है? मैं आरएस पठानिया जी इसका जवाब दीजिए आप। पहले भी नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 370 से पहले भी एक पॉलिटिकल इशू था और 370 के बाद भी पॉलिटिकल इशू है। जैसे कन्याकुमारी है, ये इशू और सीरियस बन चुका है, लोगों के बीच में एलिनेशन बढ़ चुकी है, और जब तक लोगों के दिल नहीं जीते जाए तब तक इशू रिजॉल्व है कि भारत की आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है वो अब एक निर्णायक मोड पे है। बिल्कुल, भारत, इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट टेरर एट ए वेरी डिसिसिव स्टेज। आप कृपा करके कम से कम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, कम से कम डिविएट मत करें। नहीं, पठानिया जी जो बात यहाँ पर जावेद बेग ने कही है, ताहिर इकबाल जी ने कही कि आतंकवाद के खिलाफ तो हमें मजबूती से लड़ना है, लेकिन जो बेगुनाह है, जो उनके साथ कम से कम ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बेगुनाहों का नुकसान नहीं होना चाहिए इस लड़ाई में। यही बात राजनाथ सिंह ने भी कही है, अमित शाह जी ने भी यही बात कही है। मैं आ रहा हूं, धीमान जी आ रहा हूं जी। अबू जी, ऐसा है कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट इस फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत की सिक्योरिटी फोर्स ने अचीव की है वो है मिनिमम कोलेटरल डैमेज, किसी भी सिविलियन को नुकसान वहां करना। हाँ, ये डीकेजी वाले हमले के बाद कुछ एक बात आई है, उसमें आर्मी ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी का ऑर्डर किया है। जैसे भी उसमें तथ्य सामने आते हैं एंड हम एश्योर करते हैं कि सख्त से सख्त बिल्कुल। अब हालात सुधर रहे हैं, दिल जीतने की बारी है। जो बात वजीर आजम, जो पीएम नरेंद्र मोदी साहब बार बार कहते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है, तो अब दिल जीतने की बारी है। धीमान जी एक लास्ट कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो ये मीटिंग हुई है, हमारे जो आर्मी के, जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे नए डीजी हैं, हमारे आर्मी कमांडर हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये बड़ी अच्छी रणनीति बनाएंगे। परंतु उनको आपके माध्यम से एक सजेशन है, क्योंकि आपकी इस डिबेट में बार बार बात आई कि कोई निर्दोष मारा ना जाए, सिविलियन मारा जाए, कोलैटरल डैमेज ना हो। परंतु मैं आपको यह भी बता दूं कि आर्मी इसका पूरा ख्याल रखती है, पुलिस पूरा ख्याल रखती है कोलैटरल डैमेज का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है कि आप उसका ख्याल रखेंगे, और दे फाइट विद वन हैंड टाइड बिहाइंड, उसकी वजह से हमारी कैजुअलिटीज होती हैं। परंतु फिर भी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो ये निर्दोष लोग बोलते मारे जाते हैं, इसमें अब हम गवर्नमेंट के ऊपर या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठीकरा फोड़ना बंद करें। हमें एज सिटीजन्स भी इसमें भागीदारी करनी है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम को हमने इंप्रूव करना है एज ए सिटीजन। इकबाल जल्दी से जवाब दीजिए, अब समय मेरे पास बचा नहीं है जी। इकबाल ताहिर जी कुछ कह रहे हैं। एक बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स अब्यूज पे भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे सिक्योरिटी का फोर्सेस हो, चाहे मिलिटेंट हो, ह्यूमन राइट्स पे भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। खाली मिलिटेंसी पे जीरो टॉलरेंस नहीं चलेगी। जब तक आप लोगों के दिल नहीं जीतोगे तब तक आप मिलिटेंसी खत्म नहीं कर पाओगे। राइट्स पे भी जीरो टॉलरेंस, बेफिक्र रहे। हाँ बिल्कुल, चलिए, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस और ह्यूमन राइट्स पर भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स पर कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और इस पर केंद्र सरकार भी बार बार जोर दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी इस पर बार बार बयान दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इंसानी जानों का नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए, और
जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद और आतंकवाद के जो सहयोगी हैं उनके गिने चुने दिन बचे हैं, क्योंकि अब फाइनल अटैक होगा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आर एस पठानिया जी, जावेद बेग साहब, ब्रिगेडियर धीमान जी और सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।